अमित शाह कहते हैं आप क्रोनोलॉजी समझिए। देश के गृह मंत्री का बयान है ये कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। बीजेपी की सरकार आती है और उसके बाद में एक फिल्म निकल करके सामने आती है। उस फिल्म का भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं और फिर खबर निकल करके सामने आती है कि उस राज्य के अंदर दंगे जैसे हालात हो गए हैं, हिंसा भड़क उठी है। और ये हिंसा जो भड़की है ये कोई सामान्य जगह पर नहीं भड़की है, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के शहर में दंगा। अगर मुख्यमंत्री के शहर में हिंसा हो रही है तो फिर बताइए किसे क्या कहा जाए। आरएसएस के गढ़ में नागपुर के अंदर अगर बवाल मचा हुआ है तो फिर किसे क्या कहा जाए। सोचिए जरा इस बात को। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, भाजपा का आरएसएस का गढ़ नागपुर के अंदर दंगे हो रहे हैं। और भाजपा और आरएसएस से ही केवल नागपुर की पहचान नहीं है, बल्कि नागपुर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां उन्होंने दीक्षा ली, उस भूमि पर दंगे हो रहे हैं जहां पर 300 साल के इतिहास में कभी दंगे नहीं हुए। नागपुर के अपना 300 साल का इतिहास है नागपुर शहर बसने का, लेकिन कभी आज तक दंगे नहीं हुए। लेकिन आज वहां पर हिंसा भड़क रही है, दंगे जैसे हालात हो गए हैं। और ये क्यों हो रहा है? वीएचपी की तरफ से कहा गया कि हम औरंगजेब का पुतला जलाएंगे। मतलब ये समझ में नहीं आता कि औरंगजेब कहां से निकल करके सामने आ गया। एक आदमी जो 1707 में मर गया, 1707 में जिसका इंतकाल हो गया, जिसकी एक मामूली सी कब्र बनी, 13 रुपए के आसपास में उसकी कब्र बनी थी, कच्ची कब्र थी, कोई बहुत बड़ी जो है वो आलीशान कब्र भी नहीं थी। और अचानक से 2025 में कुछ लोगों को याद आने लगता है, 2025 में कुछ लोगों का हिंदुत्व जो है जागने लगता है कि ये औरंगजेब की कब्र जो है उसको ढहाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। मतलब इससे पहले तमाम सरकारें रही, तमाम जो है वो पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। दंगे की तह में जाना है, दंगा क्यों हुआ, किसने भड़काया, किसकी वजह से दंगा हुआ, अगर इस तह में जाना है तो क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है जो बताती है कि दंगे के हालात कैसे उत्पन्न हो गए। और वहां पर एक अफवाह फैली, यह भी कहा जा रहा है औरंगजेब की कब्र से विवाद शुरू हुआ था। हिंसा के बाद में नागपुर में अब कर्फ्यू लगाया गया है। कल दो समुदायों के बीच में पथराव, आगजनी, घर और गाड़ियां तोड़ी गई, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। तो औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के ये सारी तस्वीरें आप देख लीजिए, अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल के लोगों ने वहां पर भीड़ के रूप में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, नारेबाजी की। और उसके बाद में धीरे धीरे माहौल जो है वो भड़कता चला गया और एक अफवाह फैला दी गई कि कुरान जो है उसको जला दिया गया है। और उसके बाद में आपको पता है कि कुरान जलाने को लेकर के इस तरह की जब अफवाह फैलती है तो दूसरे समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरते हैं। हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर उसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। एक वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि कुरान की कुछ आयतें एक चादर पर लिखी हुई है और उसी पर औरंगजेब की फोटो रख करके उसको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और कुछ लोग भगवा रंग के गमछे पहन करके वहां पर खड़े हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं उस वीडियो को आपको नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन जरा सोचिए इस नागपुर में क्या कुछ हो रहा है। अब मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अब जाकर के सामने आ रहे हैं। और अब सामने आकर के देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमने लगातार स्थिति को मॉनिटर करने का काम किया है, जैसे ही जो भी अपराधी होगा या जो भी लगेगा कि जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या आपको इतना भी नहीं पता था मुख्यमंत्री कि आपके शहर में हालात क्या हैं? तो फिर आप क्या देश चला रहे, क्या प्रदेश चलाएंगे? जब आपको अपने शहर की खबर नहीं, आपको अपने लोगों की खबर नहीं, आप अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या प्रदेश को आप चलाएंगे? मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, A9 ने एक बाइट ली है और उसमें हिंदू शख्स कह रहे हैं कि हमने पुलिस को फोन किया, 3-4 बार हमने फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। और वो अपना नाम बताता है, शरद गुप्ता। गुप्ता साहब नागपुर के अंदर भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पुलिस को बुलाते रह गए और पुलिस नहीं पहुंचती है। किसका डर था? यह नाकामी थी।
या सीधे तौर पर कुछ अनहोनी होने के लिए खुला छोड़ दिया गया था लोगों को? बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। देखिए, एकनाथ शिंदे का बयान निकल करके सामने आया है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि कल नागपुर में जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है जिसमें 2-4 हजार लोग एकत्रित हुए, कई घरों को निशाना बनाया, पथराव किया, आगजनी की। मोमिनपुरा में जहां 100-150 गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां एक भी गाड़ी कल नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है, कहीं ये पहले से सोची समझी साजिश तो नहीं है। लोगों पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इस घटना में 4 डीसीपी स्तर के अधिकारी, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर हमला करने का मतलब है कानून को अपने हाथ में लेना। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो पुलिस का सहयोग करें और शांति बनाए रखें। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को यह बताना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि 100-150 गाड़ियां पहले से गायब हो गई थी, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अगर कहीं पर कोई साजिश रची भी जा रही थी या कहीं पर स्थानीय लोगों को कोई अंदेशा होने भी लगा था अनहोनी का, और या फिर लोग एहतियात के तौर पर अपनी गाड़ियों को वहां से ले जाने लगे, तो पुलिस को तो इससे पहले भनक लग जानी चाहिए। पुलिस के पास में तो इससे पहले खबरें चली जाती है, पुलिस के पास में तो इंटेलिजेंस होती है। अगर लोगों को इस प्रकार की आशंका हो रही थी, लोग जो है अपनी गाड़ियों को हटा रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बयान जरा सुनिए और समझिए कि किस तरीके से हिंसा फैली है या हिंसा फैलाई गई है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। रामदास अठावले, उन्होंने कहा कि छावा फिल्म में औरंगजेब ने जिस तरह से संभाजी की हत्या की थी, उसे देख करके लोगों में औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। लेकिन हमारा सभी से कहना है कि वो शांति बनाए रखें और वहां पर कानून व्यवस्था शांति बनाए रखें। शांति से आप मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री और वहां के सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। तो यहां पर भाजपा के सहयोगी साथी वो कह रहे हैं कि छावा फिल्म में जैसे औरंगजेब ने संभाजी की हत्या की, उसकी वजह से दंगा भड़का है, उसकी वजह से हिंसा भड़की। तो ऐसी फिल्म को, ऐसे डायलॉग को या ऐसे तस्वीरों को क्यों आखिरकार रिलीज किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर रिलीज करना भी था, आपको लग रहा है कि हम चलिए टेक्निकली इसमें कोई अड़चन नहीं लगा सकते हैं, टेक्निकली हम इस पे कट नहीं लगा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जाकर के क्यों उस फिल्म का प्रचार कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस खुद ये फिल्म देखने के लिए जाते और वो फिल्म जो है 565 करोड़ रुपए कमा चुकी है, लेकिन लोगों के घर जल गए, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को मैं सुनाऊं उससे पहले चंद सेकंड की, सिर्फ चंद सेकंड की एक बार जरा ये हिंदू पक्ष के लोगों को सुनिए। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं, पुलिस आ नहीं रही है। ये मुख्यमंत्री के राज में, मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है। तो हमने पुलिस वालों को 3 बार फोन किए, मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर खत्म हो गई। आपका नाम बताइए। शरद गुप्ता। अब जरा सुनिए मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से जो है वो अभी भी तमाम तरह के आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कहां थे? इस सवाल का जवाब नहीं है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए।
अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कल ये बात कह रहे थे, अब आज जरा ये तस्वीर देखिए आप। एएनआई का ट्वीट है जिसमें आज 18 मार्च 11 बजे सुबह महाराष्ट्र के अंदर फिर से भाजपा और शिवसेना के नेताओं ने संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो मुख्यमंत्री या तो इस कब्र को हटवा दें और या फिर नेताओं को हटा दें, और अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो खुद हट जाए। आप आम लोगों को ऐसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते, आपको फैसला लेना पड़ेगा। या तो कब्र को हटा दें, अगर उनके अंदर इतनी ताकत है तो हटा दे उस कब्र को, और उसके साथ साथ जितनी और निशानियां हैं मुगलों की या और तमाम जो निशानियां हैं जिसको लेकर के विवाद है, एक बार इसी मसले को निपटा दिया जाए। 2-4 महीने के लिए सारे काम रोक करके एक बार ये सारे मसले ही निपटा दिए जाए, इन्हीं का निवारण करवा दिया जाए, या फिर इन लोगों को हटा दें। अगर आप मानते हैं कि कब्र को हटाना सही नहीं है, कब्र जो है वो ठीक है, रहनी चाहिए वहां पर, तो आप जो इन लोगों को हटा दें जो औरंगजेब की कब्र के नाम पर हंगामा कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी कुर्सी से हट जाइए, अपना इस्तीफा दे दीजिए। आपके बस की बात नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, उन्होंने अपनी बाइट दी और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नागपुर महल के इलाके में दंगा भड़का। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इन 300 सालों के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। हम सभी को पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। केंद्र और राज्य दोनों जो है भाजपा की सरकार है। अगर वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया तो क्या सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की? कांग्रेस पार्टी और हम सभी नागपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। हमारे लिए शांति आवश्यक है। और इसके बाद में सुनिए कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल, जो कि नागपुर के ही रहने वाले हैं। ये हम नागपुर वासियों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नागपुर का इतिहास, नागपुर शहर जब बसाया गया 300 साल हुए। नागपुर में सर्वधर्म समभाव भाईचारा ये चरम पर है। जब पूरे हिंदुस्तान में दंगल होती थी तब भी नागपुर में कभी दंगल नहीं हुई। यहाँ रामनवमी को राम का रथ हिंदू मुस्लिम मिलकर खींचते हैं। यहाँ संत ताजुद्दीन बाबा के यहाँ जितने मुस्लिम जाते हैं उससे कई ज्यादा हिंदू जाते हैं। ताजबाग जो आधे किलोमीटर पर है वहां से मुस्लिम लोग जुलूस लेके आते हैं। छोटा ताजबाग जो सक्करदरा में है वहां से हिंदू लोग ताजुद्दीन बाबा का जुलूस लेके आते हैं और दोनों मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये सालों की परंपरा है। किसने भी ये राजनीतिक षड्यंत्र कर नागपुर की शांतता को भंग करने की कोशिश की अपने राजनीतिक कारणों के लिए, उसका मैं पहले तो निषेध करता हूं। और आपके माध्यम से नागपुर की जनता को मैं विनम्र आह्वान करता हूं कि वो शांतता बरते। जिस किसी ने भी ये राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए षड्यंत्र किया है उसे अगर हमें हराना होगा, डिफीट करना होगा, तो हमें शांतता बरतनी होगी। हमारा भाईचारा हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठकर हम एक दूसरे को मिलते हैं। मुझे पता है वहाँ महल में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का जो एरिया है वो कैसा है, मुझे अच्छे से मालूम है। मेरा बचपन वहाँ गया है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी नागपुर वासियों से विनती करता हूँ, जो हमारी पहचान है भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, उसे बरकरार रखे, मिलजुल कर रहे और शांतता बरते। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी निकल करके सामने आई है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ लोग गाड़ियों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें लोग गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ये लोग गाड़ियां तोड़ना चाहते हैं या ये लोग दंगा भड़काना चाहते हैं? ये लोग गुस्से में थे इसलिए इन्होंने गाड़ियों को तोड़ा, या इन्होंने प्रायोजित तरीके से किसी खास इलाके में जाकर के किसी खास इलाके के लोगों को फंसाने के लिए गाड़ियों को तोड़ा? बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तहकीकात होनी जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जांच होनी बाकी है। लेकिन क्या वाकई जांच हो पाएगी? और जांच होगी
तो निष्पक्ष होगी क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी पुलिस के अधिकारी नागपुर हिंसा पर सिटी पुलिस आयुक्त रविंदर सिंघल ने कहा, नागपुर शहर में शांतिपूर्ण स्थिति में हमने कुछ एरिया में कर्फ्यू लगाया है, स्थिति कंट्रोल में है, शांति बनी हुई है। हमने इस घटना में करीब 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा जो सीसीटीवी का वीडियो या सोशल मीडिया में कुछ ऐसी हरकतें करते हुए दिख रहे हैं या शांति भंग करते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो पुलिस कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन ले रहे हैं, चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी कर्फ्यू लगा दिया है शांति कायम करने के लिए। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार ये भीड़ अचानक से तो नहीं आई। वीएचपी का प्रोटेस्ट होना था। कल भी मैंने जब खबर बताई थी तो उस वक्त में मैंने कहा था कि वीएचपी वो औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का ऐलान कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। लेकिन क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं? और क्या पुलिस इस बात को नहीं जानती थी कि जहां पर औरंगजेब की कब्र है केवल वही माहौल खराब नहीं होगा, बल्कि वो सेंसिटिव इलाके वहां पर भी माहौल खराब होगा? तो क्या वहां पर फोर्स नहीं लगाई गई? और सवाल फिर वो भी कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मतलब सुरक्षा की गारंटी, तो कहां है सुरक्षा की गारंटी? क्यों हो रहे हैं दंगे? जहां पर नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए, वहां पर अब क्यों हो रहे हैं दंगे? वहां पर अब क्यों हिंसा हो रही है? या फिर महाराष्ट्र में जो तमाम तरह के मुद्दे हैं, चाहे उसमें सरकार के अंदर की अपनी फूट हो, चाहे एकनाथ शिंदे नाराज है वो वाली बात हो, चाहे महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या का मुद्दा हो जिसमें अभी एक नई रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर जैसे सुरक्षा का मामला है, हम सब जानते हैं कि कैसे सलमान खान पर हमला, कभी शाहरुख खान के घर की रेकी की जाती है, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं लगातार, कभी सैफ अली खान के घर में कोई चोर घुस जाता है, अजीबोगरीब चोर घुसता है, तो ये सारी चीज महाराष्ट्र में जो हो रही है वो बताती है कि महाराष्ट्र में इस वक्त में कैसे हालात हैं, किस तरह से सरकार चल रही है और किस तरीके से जो है वो पूरा माहौल गरमाया हुआ है। और क्या सिर्फ वजह औरंगजेब है या औरंगजेब को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या फिल्म इसीलिए लाई गई थी? क्या फिल्म ऐसी ही बनाई जाएंगी? क्या फिल्में इसलिए बनाई जा रही हैं कि वो दंगों का इतिहास रिपीट करवाया जाए? बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसी फिल्मों को भाजपा के नेता क्यों प्रमोट करते हैं? और अगर उनको पता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ है या दंगे हो सकते हैं, तो फिर वो तैयारी क्यों नहीं करते हैं? खैर, कितनी बातें कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर, दंगे से अपने आप को अलग रखिए, दूर रखिए, अपने परिवार को, अपने आप को दूर रखिए। अफवाहों पर भरोसा मत करिए कि कोई कुरान को जला रहा है या किसी और चीज को जला दिया गया है। इस पर एक अचानक से जो है भड़किए मत, सोचिए समझिए कि किसी ने ये अफवाह तो नहीं फैलाई है, क्योंकि सब जानते हैं कि फिर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई में किस तरीके से आजकल बुलडोजर से लेकर के और तमाम तरह की चीजें होती हैं, आपका परिवार पीछे जो है वो घूमता रह जाएगा। आप लोग पता नहीं कहां कौन सी जेल में होंगे, आपका परिवार वकील तक नहीं कर पाएगा, थानों के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते रह जाएगा। इसलिए कैसी भी अफवाह हो, किसी भी प्रकार की अफवाह हो, पहली नजर में उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दीजिए। जब तक किसी भी चीज को लेकर के पुष्टि ना हो जाए तब तक किसी भी प्रकार का आक्रोश मत कीजिए। और फिर उसके बाद में संगठित होइए कानून के हिसाब से। फिर उसके बाद में आपके पास में पूरा एहतियात है, पूरी आपके पास में अधिकार है कि आप सड़क पर उतर सकते हैं अपने धर्म के लिए या अपने अधिकार के लिए या अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी भावनाओं के लिए। आप पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले उस बात की पुष्टि तो होने दीजिए और संगठित तो होइए। ये बहुत जरूरी है। समझदारी से काम जरूर लेना पड़ेगा। भड़किए मत किसी भी सूरत में, और कानून को हाथ में तो किसी भी हालत में मत लीजिए, क्योंकि कानून को अगर अपने हाथ में लेंगे तो फिर आप जानते हैं कि आपके साथ में क्या होगा और आपको कौन बचाने के लिए आएगा। मैं यहां पर कुछ भी बोल करके अपनी वीडियो पे व्यूज, लाइक या धन्यवाद या फिर वाह वाह या फिर थू थू, इन सारी चीज़ों से मुझे कोई परवाह नहीं है, ना मैं इन सारी चीज़ों के लिए बोलता हूँ। अगर किसी को मुझे गाली देनी है तो गाली दे दे, अगर किसी को मेरी वाहवाही करनी है तो करे, लेकिन मैं वही बात कहूँगा जो बात मेरे दिल से निकलती है, जो बात को मैं अपने बच्चों के लिए कह सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए कह सकता हूँ, मैं अपने लिए कह सकता हूँ। मैं वो बात नहीं कहूँगा कि किसी का नुकसान हो जाए,
किसी का नुकसान हो, वो काम करके कोई फायदा नहीं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, शांति बना करके रखिए। जैसे ही इस खबर में कोई अपडेट निकल करके सामने आता है, तुरंत आपके पास में लेकर के आऊंगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।